दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी कहानी देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है और लगे हाथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पता चले। उसी रात उस सुपरमार्केट के सिक्योरिटी रूम में डॉक्टर वॉन, अमोल और जयवीर बैठे हुए थे। डॉक्टर वॉन ने अमोल से कहा, बड़ी हैरानी की बात है कि सीसीटीवी फुटेज में दुर्घटना की कोई फुटेज ही नहीं है। डॉक्टर, हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। आप उस लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। डॉक्टर, हम कल उस जगह चलेंगे जहाँ जोशी और उसके साथी का कत्ल हुआ था। चलिए, आप मेरे घर चलिए, मैंने आपके ठहरने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। इसके बाद वो तीनों घर चले जाते हैं। दूसरे दिन चाय पीते हुए डॉक्टर वॉन और अमोल बैठे हुए थे। डॉक्टर वॉन ने अमोल से कहा, आपको क्या लगता है अमोल, ये सब कौन कर रहा है और इन वारदात के पीछे हत्यारे का मोटिव क्या होगा? डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि जहां भी ऐसे हादसे हुए हैं वहां लूट की कोई वारदात नहीं हुई है, जबकि जिनके भी मर्डर हुए हैं उनके पास पैसे और कीमती सामान दोनों थे। जी, आप ठीक कह रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि जो कोई भी है वो पैसों के लिए ये सब नहीं कर रहा है। तब तो जरूर ये किसी जानवर का काम है। अब ये कहना जल्दबाजी होगी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक पुलिस की कार घर के लॉन में आकर रुकी। उसमें से एनी और गैब्रियल दोनों बाहर निकले। डॉक्टर वॉन ने उन दोनों का परिचय अमोल से कराया। कुछ देर बातें करने के बाद वो सभी जंगल में हुई हत्या के स्पॉट पर चले गए। जंगल के करीब पहुंचने पर अमोल ने कहा, यानी आपने जिन निशानों के बारे में मुझे बताया था, क्या आप उन्हें मुझे दिखा सकती हैं? Of course, sir. Come with me. यह कहते हुए वो सड़क से उतरकर जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां शेर के पंजों के निशान थे। अमोल ने उन पंजों के निशान पर हाथ फेरते हुए कहा, डॉक्टर, आप सही हैं, ये शेर के पंजों के ही निशान है। अमोल ने डॉक्टर वॉन से कहा, यहाँ आसपास कोई इंसानी बस्ती है क्या? नहीं, यहाँ आसपास सिर्फ जंगल ही है, यहाँ कोई नहीं रहता। आइए, हम लोग कुछ दूर जंगल की सैर करते हैं। क्यों डॉक्टर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और उसके बाद वो सभी जंगल के अंदर चले जाते हैं। एक जगह पर आकर घनी झाड़ियों के बने बाड़ ने आगे का रास्ता रोक दिया। एनी ने अमोल से कहा, देखा सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता। जयवीर ने कहा, जब मैडम बोल रही हैं कि आगे कुछ नहीं है तो उनकी बात क्यों नहीं मान लेता? एनी, इन झाड़ियों को देखिए और आसपास पाए जाने वाली वनस्पतियों को देखिए। आपको नहीं लगता कि ये इनसे मेल नहीं खा रही है? खैर, आप कह रही हैं तो हम वापस चलते हैं। वो सभी कुछ देर वापस लौटे ही थे कि तभी अमोल ने कहा, ओ मेरा वॉलेट, लगता है मेरा वॉलेट गिर गया। आप लोग चलिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। जयवीर भी अमोल के साथ वापस लौटता है। उन झाड़ियों की बाढ़ को काटते हुए वो दोनों जंगल के दूसरे छोर में प्रवेश करते हैं। उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना सा कॉटेज बना हुआ था। अमोल ने कहा, जय, कातिल तक पहुंचने का रास्ता हो ना हो हमें यहीं पर मिलेगा। वो दोनों नीचे झुकते हुए लकड़ी के छोटे से दरवाजे को पार करके कमरे में प्रवेश करते हैं। जयवीर ने अपनी पिस्टल निकाल ली और अमोल को अपने पीछे चलने का इशारा करते हुए अगले दरवाजे को खोला। अमोल ने अपनी जेब में हाथ डाला, एक छोटी सी टॉर्च निकाली। जैसे ही उसने इसे क्लिक किया, ऐसा लगा मानो सालों बाद इस अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरणें बिखरी हो। पूरे कमरे में मकड़ी के जाले से लिपटे फर्नीचर और एक मेज दिखाई दी। सारा सामान धूल भरे फर्श पर बिखरा हुआ था। अभी वो दोनों इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी अमोल के टॉर्च की रोशनी एक टेबल के नीचे पड़ी। अमोल ने देखा कि यहाँ टेबल के नीचे एक सफेद शर्ट पहने एक इंसान दुबका बैठा हुआ था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वो काफी डरा हुआ था। अमोल ने उसे बाहर आने के लिए कहा, लेकिन वो अंधेरे में ही दुबका जा रहा। तभी जयवीर भी वहां आ पहुंचा। वो दोनों उसे देख ही रहे थे कि तभी अचानक अमोल पर किसी ने हमला कर दिया। अमोल के हाथ से टॉर्च दूर जा गिरा और एक बार फिर पूरे कमरे में घूप अंधेरा छा गया। जयवीर ने अंधेरे में ही गोली चला दी। तभी एक बूढ़ा इंसान जयवीर को पूरी ताकत के साथ नोचने लगा। जयवीर एक तगड़ा इंसान था। उसने उस बूढ़े को एक ही पंजे में ढेर कर दिया। अमोल ने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई
और देखा कि वो बूढ़ा जो टेबल के नीचे छुपा था वो अब कहीं गायब हो चुका है, और दूसरा बूढ़ा जिसने उन दोनों पर हमला किया था वो फर्श पर बेहोश पड़ा था। अमोल और जयवीर भाग कर आते हैं, लेकिन वो दूसरा बूढ़ा उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता। जयवीर ने अमोल से कहा, तो मिस्टर डिटेक्टिव, आज आपने एक ही दिन में एक और केस खत्म कर दिया। वेरी गुड। नहीं जयवीर, कुछ तो ऐसा है जो अब भी हमसे छुपा हुआ है। चलो उस बूढ़े को अपने साथ ले चलो। वो दोनों बेहोश हो चुके बूढ़े को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं कि तभी वो देखते हैं कि वो दूसरा बूढ़ा भी वहां से गायब हो चुका था। जयवीर ने तुरंत अपनी पिस्टल निकालते हुए कहा, अगर अब की बार उस बूढ़े ने अपने गंदे नाखूनों से मुझे नोचने की कोशिश की तो साले को यही लुढ़का दूंगा। अमोल ने जयवीर को रोकते हुए कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, चलो यहाँ से। वो दोनों उस कॉटेज से निकलकर डॉक्टर वॉन और उनकी टीम के पास आ जाते हैं। उनकी हालत देखकर एनी ने उनसे पूछा, आप लोग ठीक तो हैं डिटेक्टिव? आप लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आप लोग हाथापाई करके आ रहे हैं। जयवीर की शर्ट फट चुकी थी। एनी ने जयवीर के पास जाकर कहा, यू हैव ग्रेट मसल्स। जयवीर एनी की बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। डॉक्टर वॉन और उनकी टीम को अमोल पूरी घटना के बारे में जानकारी देता है। अमोल के साथ घटी घटना की जानकारी मिलते ही एनी ने कहा, मैं खुद पेट्रोलिंग करूंगी और उनको पकड़ लूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों बाद एक रात शहर की सड़कें अजीब ढंग से शांत थी। दूर हो रही कुछ हलचलों की आवाजों से खामोशी टूट रही थी। कई दिनों से हो रही बारिश के शोर के बीच एनी अपने कार के पास खड़ी थी। उसने अपनी नजरें घुमाई। एनी को आज पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एनी ने गैब्रियल को कॉल किया। हेलो गैब्रियल। हाय एनी, तुम कैसी हो? उस वीरान गली में ड्यूटी करते हुए तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? गैब्रियल, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे आसपास मौजूद है। मुझे डर लग रहा है। गैब्रियल ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा ही था। तुम घबराओ मत, मैं बस निकल ही रहा हूँ। कुछ ही देर में मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। थैंक्स गैब्रियल, तुम बहुत अच्छे हो। दरअसल आज गैब्रियल की छुट्टी थी और वो अपने दोस्तों के साथ पब में एंजॉय कर रहा था। गैब्रियल के दोस्तों ने कहा, यार आज सही मौका हाथ लगा है, जाकर एनी से अपने दिल की बात कह दे। यार कहना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन एक बार दोस्तों ने गैब्रियल पर जोर देते हुए कहा, लेकिन वैकिन कुछ नहीं, तू जल्दी जा और उसे आज अपनी दिल की बात बता दे। गैब्रियल को उसके दोस्तों ने पूरे जोश के साथ पब से भेज दिया। गैब्रियल एनी के पास जाने के लिए निकल पड़ा। इधर एनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग के बैक साइड गली से गश्त लगाती हुई घूम रही थी कि तभी अचानक एक बड़े से कंटेनर के पीछे से आ रही एक भयानक आवाज ने उसे चौंका दिया। इससे पहले कि एनी कुछ रिस्पॉन्ड कर पाती, अंधेरे बाहर एक आकृति उभरी। यह बहुत ही भयानक मंजर था। आज से पहले एनी ने कुछ भी ऐसा नहीं देखा था। यह एक बहुत ही डरावना प्राणी था जिसके हाथ पैर और सिर शेर के थे, लेकिन उसका धड़ किसी औरत की तरह था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उस भयानक जानवर को देखकर एनी की सांस उसके गले में अटक गई। तभी एक भयानक दहाड़ के साथ वह अजीब सा प्राणी एनी की ओर झपटा। उस जानवर ने इतनी तेजी से हमला की कि एनी खुद का बचाव भी नहीं कर सकी, और अगले ही पल उस भयानक जानवर के खूंखार पंजों के वार से एनी बुरी तरह घायल हो गई। एनी के पैरों पर वो जानवर वार कर ही रहा था कि तभी एनी ने रिवॉल्वर से एक फायर किया। फायर करते ही वह जानवर एनी को छोड़कर कहीं गायब हो गया। एनी लड़खड़ाते हुए अपनी कार की ओर भागी रही थी कि तभी उसकी चाबियां फुटपाथ पर बिखर गई। चाबी गिरने की आवाज खाली सड़क पर गूंज उठी। एनी ने घबराते हुए कहा, ओह माय गॉड, इस चाबी को भी अभी खोना था, अब मैं क्या करूं? तभी एनी को दूर एक ऊंची बिल्डिंग की सीढ़ी दिखाई दी। एनी किसी तरह भागती हुई एक बिल्डिंग की सीढ़ी पर चढ़ी रही थी कि तभी एक लंबी छलांग लगाकर एक दानव ने एनी के पैर को पकड़ लिया। उसके नाखून एनी के पैरों में धंसते चले गए। उस दानव ने एनी को सीढ़ी से नीचे खींच लिया। एनी सीढ़ियों पर से घिसटती हुई नीचे जमीन पर आ गिरी। उस वहशी दानव ने अपने जबड़े खोलकर एक भयानक दहाड़ लगाई और एनी को खाने के लिए वो झुका ही था कि तभी पीछे से एक गोली चली, लेकिन गोली उस राक्षस को नहीं लगी। एनी ने देखा कि ये गैब्रियल था। इससे पहले कि गैब्रियल सेकंड राउंड फायर करता, वो जानवर बिजली की फुर्ती से गैब्रियल पर लपका और एक ही झटके में नुकीली दांतों को गैब्रियल के गर्दन में धंसा दिया। पल भर में गैब्रियल की सांसें थम गई और वो खत्म हो गया। एनी असहाय पड़ी।
इस बेहद खौफनाक मंजर को देखती रह गई। वो कुछ करने की सोचती, उससे पहले ही उस जानवर ने गैब्रियल के शरीर को उठाया और अपने साथ लेकर चला गया। दूसरे दिन हॉस्पिटल में एनी को होश आता है। वो देखती है उनके सामने डॉक्टर वॉन, आमोल और जयवीर के साथ कुछ लोग खड़े हैं। एनी के बगल में रखे हॉट मॉनिटर की बीप कमरे में एक अजीब सा भय का माहौल पैदा कर रही थी। आमोल की ओर देखकर कराहते हुए एनी ने कहा, अमोल सर, गैब्रियल कैसा है? आमोल जानता था कि एनी कल रात के ट्रॉमा से बाहर नहीं निकली है। उसने बात बनाते हुए कहा, हाँ हाँ वो ठीक है, अभी उसका इलाज चल रहा है। गैब्रियल आपको कहाँ मिला और वो शैतान उसे कहाँ उठाकर ले गया था? एनी के इस बात ने वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर चिंता की लकीर खींच दी। आमोल ने डॉक्टर वॉन की ओर देखा। डॉक्टर वॉन ने एनी से पूछा, एनी, तुम किस शैतान की बात कर रही हो? हमें कल रात हुई घटना के बारे में सब कुछ साफ साफ बताओ। इसके बाद जो भी एनी ने बताया उसे सुनकर सब सन्न रह गए। उनकी समझ में आ चुका था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में घिर चुके हैं। एनी से बात करने के बाद आमोल ने जयवीर को इशारा किया और वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकले। आमोल ने कहा, जयवीर जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, हमें इस बार उस जंगल में बने घर की पूरी तलाशी लेनी होगी। यह कहते हुए वो दोनों जंगल के बीच बने उस खंडहर हो चुके घर में पहुंच जाते हैं। जयवीर ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और वो दोनों घर के अंदर प्रवेश कर गए। आमोल एक कमरे में गया जो शायद कभी किसी का आलीशान स्टडी रूम था। आमोल ने वहां रखी बुक्स को देखा। आमोल ने जयवीर से कहा, जय, ये देखो, ये सारी बुक्स मेडिकल की है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये किसी डॉक्टर का कमरा रहा होगा। अमोल, वो दोनों बूढ़े कहीं नजर नहीं आ रहे हैं जिन्होंने हम पर कुछ दिनों पहले अटैक किया था। आमोल ने बिना कुछ कहे वहां रखी एक तस्वीर को उठाया और कहा, जयवीर, चलो निकलो यहां से। इसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर वापस आ जाते हैं। कुछ देर बाद जयवीर और आमोल डॉक्टर वॉन के साथ एक घर के बाहर दरवाजे की घंटी बजा रहे थे। डोरबेल की 3 घंटियों के बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उस बूढ़ी औरत ने कहा, कहिए क्या काम है? डॉक्टर वॉन ने आमोल की ओर देखते हुए कहा, आप तो कह रहे थे कि इस घर में हमें एक जवान लड़की मिलेगी, लेकिन यहाँ तो ये 200 साल की एक बुढ़िया है। आमोल ने उस बूढ़ी औरत से कहा, सुनिए, मेरा नाम डिटेक्टिव आमोल है, मुझे मिस स्टीवन जॉर्जिया से मिलना है। तभी अंदर से एक आवाज आई। कौन है ग्रैंडमा? उन्होंने जिस लड़की को देखा उसे देखकर वो सभी दंग रह गए। उस बुढ़िया ने काफी गुस्से से उन सभी को अपने घर से बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर लिया। जयवीर काफी हैरान था। उसने आमोल से कहा, ये तो हुबहू वही लड़की थी जिसकी तस्वीर हमें कल जंगल वाले घर से मिली थी। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। कौन सा शक? अभी ये बताने का समय नहीं है। तुम लोग एनी का ध्यान रखो, उसकी जान को खतरा है। यह कहते हुए आमोल उन सबसे अलग होकर एक बार फिर उसी घर में जाता है। इस बार उस लड़की ने दरवाजा खोला। आमोल ने देखा कि ये कोई 24 साल की खूबसूरत लड़की थी। आमोल ने उससे कहा, सुनिए, मेरा नाम डिटेक्टिव आमोल है, मैं आपसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर कोऑपरेट करेंगी। उस लड़की जिसका नाम मैसी पॉवेल था, उसने आमोल को अंदर आने दिया। घर के अंदर सोफे पर बैठ आमोल ने उस लड़की से कहा, क्या आप मिस स्टीवन जॉर्जिया को जानती हैं? यह नाम सुनकर मैसी के चेहरे पर अजीब सी सिकन आ जाती है और वो खींचते हुए कहती है, नहीं, मैं किसी स्टीवन को नहीं जानती। आमोल ने देखा कि मैसी अजीब ढंग से अपने हाथ और पैरों को हिला रही थी। तभी उसकी नजर उसके हाथों पर गई। मैसी के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थी। यह देखने के बाद आमोल का शक मैसी पर और गहरा होता जा रहा था। आमोल एकटक उसे ही देख रहा था कि तभी मैसी ने आमोल से कहा, अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं अपना काम कर सकती हूँ? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ओह, शायद आपका कल रात पेट नहीं भरा। वैसे भी वो काफी दुबला पतला था। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे आप नाराज मत होइए, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। वैसे आपकी उम्र क्या है? मैसी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो आमोल से कहती है, आप तुरंत मेरे घर से निकल जाइए। मैं अब आपके किसी भी सवालों का जवाब नहीं दे सकती। आमोल चुपचाप घर से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी दरवाजे के पास मैसी ने आमोल को आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर अमोल, आप इस शहर के नहीं लगते। शायद आपको नहीं मालूम है कि इस शहर में खूंखार जानवर घूम रहा है। ऐसे ही यहाँ वहाँ भटकना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। ये कहता हुआ अमोल उसके घर से बाहर आ जाता है। बाहर निकलते हुए कहता है, अगर ये स्टीवन जॉर्जिया है तो इसकी उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास होनी चाहिए, लेकिन ये इतनी यंग कैसे हो सकती है। 2 दिन बाद अमोल एक रात उसी गली में जयवीर के साथ घूम रहा था जहां कुछ दिनों पहले गैब्रियल की हत्या हुई थी। जयवीर ने अमोल से कहा, यार अमोल, हम लोगों ने अपना वेश क्यों बदल रखा है और हम शराबी की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? सब्र करो, कुछ देर में सब कुछ पता चल ही जाएगा। जय, तू इधर जाकर देख, तब तक मैं उस गली में घूम कर आता हूँ। ठीक है, जाता हूँ। वैसे भी तुझसे कुछ पूछूंगा तो कुछ बताने वाला है नहीं। ये कहते हुए वो दोनों अलग अलग गलियों में चले जाते हैं। अमोल ऊंची बिल्डिंग की सूनी गलियों के बीच अपने आसपास की दुनिया से बेखबर शराबियों की तरह लड़खड़ाते हुए चल रहा था। वहीं दूसरी ओर ऊंची बिल्डिंग की दीवारों पर वही शैतान छिपकली की तरह दीवार से चिपका अमोल का पीछा कर रहा था। अमोल को एहसास हो रहा था कि उसके आसपास कोई है, लेकिन वो अपनी एक्टिंग करता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था कि तभी एक मोड़ पर जयवीर उसे मिल गया। लो, हम फिर मिल गए। अमोल, तुझे पता है, अभी डॉक्टर वॉन ने मुझे कॉल किया था। मैंने हम दोनों की लोकेशन उन्हें सेंड कर दी है। वो कुछ ही देर में आने वाले हैं। शायद केस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट बात पता चली है। जयवीर बातें कर ही रहा था कि तभी एक तेज दहाड़ और जयवीर की चीख से पूरा सन्नाटा गूंज उठा। उन पर किसी बुरे सपने की तरह आधे शेर और आधे इंसानी रूपी शैतान ने हमला कर दिया था। अचानक हुए हमले में जयवीर घायल हो जाता है। अमोल भी दूर गिर जाता है। वो आदमखोर जयवीर को मारने ही वाला होता है कि तभी अमोल आवाज देता है, मिस स्टीवन जॉर्जिया, आपका शिकार तो मैं हूं। उस बेचारे को मारकर आपको क्या हासिल होगा? जयवीर पर हमला करने के लिए आतुर उस शैतान ने अपना पूरा ध्यान अमोल पर लगा दिया। अमोल तेजी से भागने लगा। वो शैतान भी अमोल का पीछा करते हुए भागने लगी। वो शैतान अमोल का पीछा कर ही रही थी कि तभी उसे अगले मोड़ पर एक नर भेड़िया तेज दहाड़ के साथ सामने खड़ा मिला। यह नर भेड़िया कोई और नहीं, अमोल मुखर्जी था, जो उस शैतान बेतला के काटने की वजह से शैतानी शक्तियां पा चुका था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर गुस्से से दहाड़ते हैं और एक दूसरे पर हमला करने के लिए झपटते हैं। अचानक हरकत करते हुए नर भेड़िया मिस स्टीवन जॉर्जिया पर झपटता है। वो अपने खतरनाक पंजों से अमोल के हमले का जोरदार जवाब देती है। लड़ाई समय के साथ और भी भयंकर होती जा रही थी। आखिरकार नर भेड़िया बना अमोल अपनी सारी ताकत जुटाता है और मिस स्टीवन जॉर्जिया को जमीन पर पटक देता है, लेकिन तभी उछलकर वो शैतान नर भेड़िए के कंधे पर जोर से काट लेता है, जिससे अमोल की चीख निकल जाती है। अपने कंधे पर बैठी उस शैतान को नर भेड़िया ने पकड़ा और पूरी ताकत के साथ जमीन पर एक बार फिर पटक दिया। इसके बाद वो शैतान उठ नहीं सका और मिस स्टीवन जॉर्जिया कराहती हुई अपने असली रूप में आ गई। यह देखते ही नर भेड़िया बने अमोल ने अपनी जीत का जश्न भेड़ियों की जानी पहचानी आवाज निकालकर मनाया और थोड़ी ही देर में अमोल भी अपने रूप में वापस आ जाता है। वह खुद से कहता है, अगर दादाजी की बताई दवा मेरे पास ना होती तो शायद मैं भी इसी तरह शैतान बनकर लोगों को मार रहा होता। अमोल थोड़ी दूर पड़े उसके कपड़ों को पहचानता है और एक डिब्बी अपने जेब से निकालकर उसमें रखी गोलियां खाते हुए कहता है, थैंक यू दादाजी, मेरे जीवन को मकसद देने के लिए। तभी उनके पास डॉक्टर वॉन, जयवीर और पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और स्टीवन जॉर्जिया को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस की पूछताछ कक्ष में स्टीवन जॉर्जिया ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया, मैं जर्मनी की रहने वाली हूँ। मेरे पति जेनेटिक्स के मशहूर डॉक्टर थे। उन्होंने अपने आविष्कार के लिए मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। जब मैंने वहाँ कई लोगों को मार दिया तब वो मुझे लोगों से दूर अमेज़न के जंगलों में लेकर आ गए, लेकिन तब तक मेरे मुंह को इंसानी मांस का स्वाद लग चुका था और मैंने यहाँ भी लोगों को मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे घर की जंजीरों से बांध कर रखना शुरू कर दिया। एक दिन गुस्से में मैंने अपने ही जुड़वा बेटों पर हमला कर दिया। मेरे पति ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें मार दिया। उसके बाद मैं उस घर और अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ रहने लगी। इस वक्त मेरे बच्चे कहाँ हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। और ये कहते हुए वो रोने लगी। कोर्ट ने स्टीवन जॉर्जिया को वैज्ञानिकों के ऑब्जर्वेशन में रखने का आदेश दे दिया।
उनके दोनों बच्चे जो काफी कमजोर और बूढ़े हो चुके थे, उन्हें मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था, क्योंकि वो दोनों अपनी मां की डर की वजह से उस जंगल से और घर से कभी बाहर ही नहीं निकले, इसलिए वो जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे थे। अमोल ने डॉक्टर वॉन से कहा, डॉक्टर वॉन, देखा आपने कैसे कुछ सन की लोगों की वजह से कितने बेगुनाहों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तभी अमोल का फोन बजता है। अमोल के चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि फोन पर कोई गंभीर बात हो रही थी। अमोल ने फोन रखा। उसके चेहरे को देखते हुए जयवीर ने पूछा, क्या बात है अमोल, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? जयवीर, हमें कल ही इस्तांबुल के लिए निकलना होगा, वहां कुछ इससे भी बुरा हो रहा है। अगली कहानी जल्द ही उपलब्ध होगी। तब तक टॉप टूंज हॉरर में देखते रहिए ऐसी ही मजेदार डरावनी कहानियां।